हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवोल्यूशन आईएएस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज के लेक्चर पोर्टुगीज़ के अराइवल के ऊपर में है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन सारे फैक्टर्स जो आपकी प्रीलिम्स की के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेंस में इस टॉपिक का कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज मेंस में जो टॉपिक्स आएंगे आपके मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद से आएंगे। ठीक है, यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद जितने भी हुए वहाँ से आएंगे मेंस में क्वेश्चन, उसके पहले से नहीं। यहाँ ये टॉपिक सिर्फ प्री के लिए है। फाइन, सो नाउ हैव अ लुक। एक क्वेश्चन का आंसर दो। बेसिकली यूपीएससी ने इसको पूछा था 1985 में। होगली वॉज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। ठीक है, सो नाउ अब ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्री के लिए ट्रिक बताई थी। जो ऑर्डर ऑफ अराइवल है ना, देखो पहले हमने देखा कि क्या फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे यूरोपियंस की इंडिया में अराइवल को। ठीक है, अब उन फैक्टर्स को देखते हुए अब हमने देखा कि चलो एक ऑर्डर था, सारे यूरोपियंस एक साथ तो नहीं आए थे। पहले किसी का डोमिनेंस था, फिर किसी का डोमिनेंस डिक्रीज हुआ, फिर अदर फैक्टर से कोई और राइज किया। ठीक है, तो अब देखो PDEDF मैंने ट्रिक बताई थी। P फॉर पोर्टुगीज, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश, देन डैनिश, देन फ्रेंच। सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं, सबसे फर्स्ट में पोर्टुगीज आते हैं, और आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में करेंगे डिस्कस। सो नाउ लेट्स बिगिन। देखो आपको एक चीज़ पता है कि मतलब पोर्टुगीज सबसे पहले आए। ठीक है, अब बेसिकली बाकी यूरोपियंस की तरह ना ये लोग भी बेसिकली ट्रेड करने ही आए थे। इनका कोई एस्पिरेशन नहीं था कि हमें इंडिया को रूल करना है, राइट। सो अब देन ये 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक ट्रेडर, यस ही वॉज अ ट्रेडर बिजनेसमैन हु केम टू इंडिया। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में बात की कि अब इनका क्या मोटिव था। बेसिकली कि यूरोप में जब परचेजिंग पावर लोग की बढ़ गई, वहाँ डिमांड, क्वालिटी, लिविंग स्टैंडर्ड लोग का बढ़ गया, तो उसके बाद में इंडिया से ना इन लोग को क्या क्या चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें, कॉटन चाहिए थे, मसाले चाहिए थे, ठीक है, फिर जो सिल्क है वो चाहिए थी। तो इंडिया से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, और उसके साथ शुरुआत हुई एक नए रूट के ढूंढने की। ठीक है, तो नया रूट ढूंढ लिया गया गाइस। अब ठीक है, अब उस रूट को हम ध्यान में देखेंगे मैप के थ्रू। अब ये देखो, अब ये तो हमने बात की लास्ट में कि ये रूट इनका ब्लॉक हो चुका था। ठीक है, तो अब यहाँ पे वास्को डी गामा ने एक नया रूट ढूंढा। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टिप है, केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया इसको। अब यहाँ से होते हुए कालीकट केरला का कोस्ट है, यहाँ पहुँचा वास्को डी गामा कब, 1498 में, जहाँ जमोरिन नाम के रूलर ने, जमोरिन वाज अ हिंदू रूलर, जमोरिन ने वेलकम किया कि आओ ट्रेड करने के लिए आपका स्वागत है। वास्को डी गामा वहाँ पे 1 साल रुका, ट्रेड किया, बड़े अच्छे प्रॉफिट्स कमाए। ठीक है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स वहाँ कमाए, और उसके बाद से ही रिटर्न बैक। फाइन, वास्को डी गामा रिटर्न बैक टू पुर्तगाल। सो अब देखो रिटर्न किया तो इतने क्विक टाइम में, सिर्फ 1 साल में इतना बड़ा ट्रेड से प्रॉफिट कमा गया कि NCERT अभी कहती है कि वो 60 टाइम्स जो उसका ट्रेड का खर्च था, जैसे कि जो उसका जो ट्रैवल खर्च था जो आया था पोर्तुगाल से होते हुए इंडिया, उसका 60 टाइम मुनाफा बेनिफिट और कमा लिया। तो दैट वाज समथिंग उस टाइम के लिए बहुत बड़ा था। ठीक है, सो अब ये दैट वाज एन आई ओपनर पूरी पोर्तुगल के लिए और बाकी यूरोपियन पावर्स के लिए भी था। लेकिन बाकी इंग्लिश और फ्रेंच कोई भी उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं इसके टाइम पे, तो देयर वाज नो वन टू कम्पीट एट दैट टाइम। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव। अब हुआ क्या कि अब पोर्तुगाल ने वापस भेजा एक नए बंदे को, पेड्रो एल्वेरेस। आप नाम नोट कर सकते हो, पेड्रो एल्वेरेस अलॉन्ग विथ वास्को डी गामा। देखो पेड्रो एल्वेरेस आया 1500 में। ठीक है, उसके बाद से सेकेंड ट्रिप आती है वास्को डी गामा की 1502 में। 1502 में वास्को डी गामा वापस आता है, और देखो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि पहली बार आया था उस टाइम ही इनने मतलब ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार आया है तो कुछ सिर्फ ट्रेड किया, सेटलमेंट्स नहीं बनाए। सेटलमेंट्स बनाए अगली बार जब 1502 में वापस आया वास्को डी गामा। तो कहाँ पे, ये देखो इंडिया का जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ध्यान दो, कैनानौर, राइट, कालीकट और कोचीन, ये 3 सेंटर्स बनाए, ट्रेडिंग सेटलमेंट्स बनाए गए। ठीक है, प्री में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देन कमिंग, अब हम बात करेंगे पोर्टुगीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब जब ट्रेड को मैनेज करने की ना, इनको पहली बार लगी कि हमें ट्रेड इतना प्रॉफिटेबल है, तो वी नीड समवन कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम इसको करें मैनेज।
तो इनने सिस्टम शुरू किया इनका क्या कहते हैं गवर्नर्स का। फाइन, तो अब ये पहला गवर्नर बन के आता है फ्रांसिस डे अल्मीडा। अल्मीडा वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर। कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन या स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। तो अब नाम के ऑर्डर याद रखो या ना रखो, इनकी पॉलिसीज़ क्या थी और किन एरियाज़ को इनने क्या देखो जैसे कैपिटल बनाया गोवा को, ठीक है। अभी किसके टाइम पे बना, उस टाइम पे मुगल रूलर था या नहीं था, उस टाइम पे मतलब बोले तो दिल्ली सल्तनत थी या मुगल रूलर्स थे। तो इन सारे फैक्ट्स पे आपको ध्यान देने, बिकॉज ये क्रॉस कनेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रीलिम्स में बहुत पूछते हैं, राइट। सो नाउ हैव अ लुक। तो अब यहाँ पे देखो गोवा को कैप्चर किया किसने, अल्फोंसे डे एल्बुकर्क ने। अल्फोंसे डे एल्बुकर्क, एक दो गवर्नर बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1510 के अंदर कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। अब वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जो राइट आखिरी में जो थे लोधी, बिकॉज हमने देखा ना बहुत सारे डायनेस्टीज को दिल्ली सल्तनत के अंदर, हमने स्लेव को देखा, हमने खिलजी डायनेस्टी को देखा, वैसे ही लोधी डायनेस्टी, उस टाइम सिकंदर लोधी वाज रूलर। फाइन, तो गोवा बिकम द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। कब की बात है, 1510। तो 1498, पिछले 12 साल में देखो कितना ट्रिमेंडस प्रोग्रेस किया इस यूरोपियन पावर ने इंडिया के अंदर में, राइट। सो अब बात करेंगे, देखो अगला जो गवर्नर है इनका। अब देखो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, शायद ही यूपीएससी अब पूछेगी, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से पढ़ने के लिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए। अब ये अगला गवर्नर है नीनो दा कुन्हा। इसने क्या किया, दीव, दमन, राइट, बसाइन जो महाराष्ट्र का पार्ट था, इसको कैप्चर कर लिया बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह से। तो दैट्स इट। तो अब देखो, अब जो इनकी पॉलिसीज़ थी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, कार्टेजेस सिस्टम, इंपीरियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म वर्ड तो हमने बहुत सुना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पे रूल किया है, इंपीरियल पावर ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो अब विच पोर्टुगीज गवर्नर इंडिया इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, आंसर इज अल्फोंसे डे अल्बुकर्क, ठीक है। देन मूव, अब लेट्स सी कि ये जो अच्छा ये देखो ब्लू वाटर पॉलिसी के पहले एक चीज़ समझो आप, कि ये लोग आए कि इंडिया का जो केरला कोस्ट है यहाँ विजिट किया, गोवा तक इनने गोवा को अपनी कैपिटल बना लिया, इंडिया की इस पार्ट में इनका बड़ा वर्चस्व था। देन हुगली, जो स्टार्ट में मैंने देखा हुगली एज ए पायरेसी बेस इनने यूज़ किया, ठीक है। तो इन जो ट्रेडिंग सेंटर्स पे इनका खास फोकस था। क्यों, बिकॉज देखो कभी जो पोर्टुगीज़ थे ना, खास करके अल्मीडा जो था, इसका यही कहना था कि हमें ना यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, रूलिंग वगैरह में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, हमें बस फोकस करना चाहिए किस पे, जो हमारा कमर्शियल है ना, जो कमर्शियल चीज़ें हैं, बस मॉनेटरी गेन्स में फोकस करना चाहिए ओनली। और उसी कॉन्टेक्स्ट में था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब था क्या कि अब मान लो कि हम अगर यहाँ फोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने बनाए, फ्रेंच ने बनाए, सूरत में, भरूच में यहाँ फोर्ट्स बनाए, ये फोकस कभी नहीं था इनका पोर्टुगीज़ का। इनका फोकस क्या था गाइस, इनका फोकस सिंपल था कि जो इंडियन ओशन की जो वाटर है ना, टेरिटरी है, इसको कंट्रोल करो। यहाँ से मतलब एक तरह से वीटो इनका था उस टाइम पे ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर, कि यहाँ से अगर मान के चलो कि अगर कोई भी ट्रेड करना है तो वहाँ पे हम मतलब आपको अलाउंस देंगे, हम आपसे टैक्स लेंगे, ठीक है, हम डिसाइड करेंगे कौन से आइटम्स को आप ट्रेड करोगे या नहीं। तो इस तरीके का इनकी मोनोपोली थी उस टाइम पे इंडियन ओशन में, खास करके अरेबियन सी के आसपास में, ठीक है। तो ये थी पॉलिसी ब्लू वाटर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, इतना आप याद रखना। नाउ मूव टू द कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब देखो जो कुछ नई चीज़ें ये लोग लेके आए ना, अब इनके जो रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन थे, तो इनने कैथोलिज्म, जो कैथोलिक चर्च वगैरह देखते हो, कैथोलिक क्रिश्चियंस देखते हो, तो इनने फैलाया इसको इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। और दूसरा एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस में इनने टोबैको कल्टिवेशन पे किया फोकस, पहली बार इंट्रोड्यूस किया टोबैको को। अब जैसे हमने इंडस वैली की वीडियो में पढ़ा था कि कॉटन, अब कॉटन किसने इंट्रोड्यूस किया, इंडस वैली के लोगों ने, वैसे ही टोबैको कल्टिवेशन को इंडिया में किसने स्टार्ट करा, पोर्टुगीज़ लोगों ने। देन पहला प्रिंटिंग प्रेस, अभी देखो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रीलिम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, गोवा के अंदर। देन कम्स एक पहला साइंटिफिक वर्क, एक जर्नल, एक किताब पब्लिश करी, इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, गोवा के अंदर। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अपने रिवीजन के लिए। देन कम्स, अब देखो कि ठीक है इनने रूल किया, लेकिन इनका जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था 12 साल के अंदर इनने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली गोवा के अंदर, ठीक है, बहुत स्पीड से इनका राइज हुआ, लेकिन कुछ इनिशियल कुछ डेज के अंदर इनका फॉल होना भी शुरू हो गया।
ठीक है, फैक्टर्स बहुत सारे थे कि इनको था कि चलो हमें कैथलिक, जो हमने बात करी ना कि जो कैथलिक क्रिश्चियंस हैं हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है बहुत फोर्सफुली। तो ये एक बड़ा फैक्टर था, बिकॉज उस टाइम की सोसाइटी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, अपने रिलीजन को लेके बहुत सेंसिटिव थी। फाइन। देन उसके बाद से अल्फोंसे डे अल्बुकर्क के बाद ना जितने भी इनके आए गवर्नर्स वो बहुत ही इनकेपेबल थे, करप्ट थे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था इनके डाउनफॉल में। ठीक है, इनएफिशिएंट, मतलब जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें उससे मतलब बिल्कुल इफ़िशिएंसी बिल्कुल गायब सी हो गई। और अब देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गए, बहुत ज़्यादा रिलीजियसली आप औरंगजेब की तरह अगर आप ये हो गए, एक्टिव हो गए, प्रोएक्टिव हो गए, तो आपको क्या होगा कि मतलब अब जो लोग होंगे ना दे विल स्टार्ट हेटिंग यू। और अगर लोग आपसे हेट करेंगे तो आप उनको रूल कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। और दूसरा इनके मतलब एक था ना, कोई भी एक जो रूलर होता है उसका एटीट्यूड में ये नहीं होता कि हम लूट लें, पायरेसी, प्लंडर करें। ठीक है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। एटीट्यूड जो था बिल्कुल इनह्यूमन था। ठीक है, टुवार्ड्स ओन ट्रेडर्स, टुवार्ड्स ओन पीपल, जो जिनकी वो मतलब जो लोकल्स थे ना उनके ऊपर। और दूसरा हमने अल्मीडा की पॉलिसी देखी, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, सिर्फ प्रॉफिट बनाना है और कोई फैक्टर नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे रूल करते थे वहाँ के लोग कैसे हैं, किस हाल में, उससे बाकी किसी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई ग्लोबल विज़न है, कोई विज़न भी नहीं था कोई बहुत बड़ा सिवाय प्रॉफिट के। देन उसके बाद से राइज ऑफ मुगल्स, ये बड़ा फैक्टर हुआ क्योंकि देखो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे लोधी डायनेस्टी ना, सिकंदर लोधी जब लास्ट में रूल कर रहा था, ठीक है, जिस टाइम गोवा को इन्होंने कैपिटल बनाया, तो उसके बाद से राइज ऑफ मुगल्स, बाबर का अराइवल होता है। ठीक है, तो मुगल पावर ने खास करके शाहजहाँ को हम देखेंगे कि अब एक बड़ा ब्लो दिया इसको पोर्टुगीज़ पावर को इंडिया में। उसके बाद मराठा का भी जो इंसिटुएशन था बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं था, मराठा भी इनके खिलाफ थे। तो मराठाज और मुगल्स दोनों बोथ वेंट ऑन टू बिकम होस्टाइल टू पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया। अब उसके बाद से ये तो लोकल फैक्टर्स थे, अब यहाँ पे कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं। अब ग्लोबल फैक्टर देखो 1580 में एक बड़ा चेंज निकल के आता है। और 1580 का चेंज क्या है कि अब पोर्टुगल है वो स्पेन के कंट्रोल में चला जाता है। अब स्पेन की पॉलिसीज़ में था नहीं ये सब कि चलो हम वहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी खेलेंगे, हम इंडिया को कंट्रोल करेंगे, ये सब कुछ भी नहीं था। तो ये एक बड़ा फैक्टर निकल के आता है। और उसके बाद से जो पुर्तगाल के जो ट्रेडर्स थे ना, उनको एक बहुत ही प्रॉफिटेबल लैटिन अमेरिका में उनको ब्राज़ील मिल गया, तो ये भी दूसरा फैक्टर हुआ। और तीसरा फैक्टर कि राइज ऑफ इंग्लिश एंड डच। ठीक है, हम देखो बात कब की कर रहे हैं, 1580, टाइमलाइन पे ध्यान दो। अब ये 1600, इसके बाद में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप में फ्रेंच का, डच का, इन सब का जो माइट है वो बढ़ता जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होके जो 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में पोर्टुगीज़ के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, और उसके बाद से अराइवल होता है किसका, इंडिया में, डच का, जिससे हम देखेंगे अगले वीडियो में। फाइन, सो दैट्स इट। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। और ये सारे जितने भी फैक्टर्स हमने देखे ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखो हाँ, एक फैक्टर यहाँ पे ध्यान दो जरा, इसका आंसर तो आपको पता ही है। ठीक है, हुगली को यूज़ करते थे, उसको एक्सपोज किया। अब उसको शाहजहाँ के टाइम पे ना, जैसे हम बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1632 के अंदर, 1632 के अंदर इनका जो फोर्ट था ना, वहाँ पे क्या कहते हैं, सॉरी, इनका जो पोर्ट था हुगली वेस्ट बंगाल में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया शाहजहाँ के द्वारा, जब इनकी सारी पॉलिसीज एक्सपोज हो गई तब। ठीक है, तो हाँ, अब हमने किसे कवर कर लिया, हमने पोर्टुगीज़ कवर किया, अगली वीडियो हम डच को कवर करेंगे, देन इंग्लिश, ठीक है, देन डेंच, ज़्यादा लंबा वीडियो इस पर आएगा नहीं क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा नहीं है, देन ऑब्वियसली फ्रेंच। और इंग्लिश और फ्रेंच की जो बहुत ही लव एंड हेट रिलेशनशिप है उसे हम देखेंगे, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो जो आपके फ्रेंड्स हैं प्रिपरेशन में, राइट। थैंक यू, कमेंट दो अपने वैल्यूएबल्स जो आपको वीडियो से वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, देन टेल अस कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।